प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म में कोड टू सर्व एकेडमी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो क्लास 12 के लिए भी आपका बेस बना सकता है। चलिए, तो इस चैप्टर में हम लोग को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। पहला जो हम लोग को जानना है वो है चार्ज के बारे में। चार्ज पढ़ने के बाद हम लोग सीखेंगे करंट के बारे में। करंट को सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल, फिर सीखेंगे रेसिस्टेंस, और ये सारों को कनेक्ट करेगा एक लॉ जिसका नाम रहेगा ओम्स लॉ, जो चैप्टर का एंडिंग में आएगा। ठीक है, इसे हमें देखेंगे आगे जाके कैसे ओम्स लॉ क्या होता है। चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है चार्ज। तो देखो, क्लास 9 में हम लोग मास का स्टडी किए थे, और मास के कारण क्या होता था? ग्रेविटी ग्रेविटी आता था। पर अब क्या है? अब मैटर के पास चार्ज का प्रॉपर्टी होने लगा है, और चार्ज का प्रॉपर्टी होने के कारण मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये चीज, ये सेकंड पॉइंट तो आपको क्लास 10 में नहीं देखना, लेकिन ये क्लास 12 में आएगा। आपको ये जानना है कि चार्ज जो है टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। वही सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है। अब देखो, लास्ट पॉइंट जो मेंशन्ड है कि चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है, तो कुछ प्रोसेस मैंने बताया है आपको आपके इंटरेस्ट के लिए। कंडक्शन एक प्रोसेस है, इंडक्शन और फ्रिक्शन, ये सारे हमें हायर क्लासेस पढ़ना है, पर ये सिर्फ इंटरेस्ट के लिए मैंने बताया है। अब देखो, इसका आगे बढ़ते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है चार्ज का यूनिट कूलम होता है। और देखो, क्वेश्चन में सिर्फ कूलम लिख के नहीं आ सकता है। क्या आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए? मिली कूलम आ सकता है और माइक्रो कूलम आ सकता है। इसे मिली कूलम कहते हैं और इसे माइक्रो कूलम कहते हैं। तो आपको मिली कूलम और माइक्रो कूलम को कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये कन्वर्जन यहां पे मैंने लिख दिया है, कन्वर्जन रेशियो क्या है इसका। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है इस यूनिवर्स में, वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है वो किस पे एग्जिस्ट करता है? इलेक्ट्रॉन पे। ये आपको याद रखना है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे, और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है प्लस साइन के साथ। ओके, अब देखो करंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक, करंट कुछ नहीं है, ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो टाइम के साथ वेरी करता है। ऐसा क्वांटिटी हम लोग पहले भी देख चुके हैं क्लास 9 में। स्पीड भी यही होता था, चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरह फोर्स भी यही था, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली जो करंट है वो चेंज ऑफ या फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। मतलब एक ऐसा क्वांटिटी है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो Q बाई T, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड करंट। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट में मेंशन है डायरेक्शन क्या है करंट का। तो हमेशा डायरेक्शन जो करंट का होता है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से करंट स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। अब देखो नेक्स्ट इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि अगर आप आई को डिफाइन करें तो आई का डेफिनेशन आगे है। देखो, अगर आई आप डिफाइन करोगे तो आई आता है Q अपॉन T। ठीक है, और जब चार्ज आप निकालते हो तो चार्ज हम लोग कैसे निकालते हैं? चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई। ठीक है, और ई जो है वो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज का, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये आपको याद रखना है, और जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना टोटल चार्ज हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे। और यही क्यू का वैल्यू को अगर हम लोग यहां पुट कर दें तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं?
आई निकाल सकते हैं। अगर यहां पुट कर दे NE को तो हम लोग निकाल सकते हैं आई। ठीक है, आई का यूनिट क्या होता है? आई का यूनिट होता है एम्पियर। यहां देखो मेंशन्ड है एम्पियर, और एम्पियर का डेफिनेशन ही क्या है? एक एम्पियर क्या होगा? कूलम पर सेकंड होगा एक एम्पियर। ठीक है, जब भी आप करंट निकालें तभी हम लोग को यह देखना है कि दोनों यूनिट एसआईज में रहे, वरना क्या हो जाएगा? गलत ही हो जाएगा। अगर आप देखे थे पिछला बार कूलम को बताया गया था मिली कूलम और माइक्रो कूलम में, तो अगर यहां पे मिली कॉलम लिखा हुआ है तो ये एम्पियर में मिली एम्पियर आ जाएगा। तो आप पहले सबको एसआई में चेंज करें फिर सॉल्व करें। अब देखो एक चीज बताया गया है कि करंट का फ्लो कंडक्टर में कैसा होता है और कौन कराता है। तो कंडक्टर एग्जांपल हम मेटल लें तो मेटल में होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और चार्ज जो होता है, चार्ज का फ्लो ही होता है करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स में जो करंट जनरेट करता है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो उसका आंसर आप क्या दोगे? कि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट जनरेट होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई पूछे कि कैसे करंट जनरेट होता है तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे? इसका आंसर होगा बाय फ्लो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो देखो कैटायंस क्या होते हैं, यहां देखो लिखा हुआ है कैटायंस जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं कैटायंस, राइट। और एनायंस क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रोलाइट में कैटायंस और अनायंस के कारण फ्लो होता है करंट का, और मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है करंट का। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला मैंने लिख के बताया था, Q इक्वल्स टू NE। देखो Q इक्वल्स टू NE को ही आगे जाके हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। खैर आपको इस अभी नहीं पढ़ना है। ये फॉर्मूला क्या बताता है कि अगर आप कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दो, लाइक 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, और यहां पे चार्ज का आपका वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, तो आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हो? टोटल चार्ज ऑन अ कंडक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला से। टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लिया आपने, फिर इसको वो इतना चार्ज कितना टाइम में फ्लो किया, अगर आपको पता चल जाए कि Q यूनिट ऑफ चार्ज T टाइम में फ्लो किया तो आप करंट भी निकाल लोगे। तो वही यहां बताया गया है कि पहले हम लोग Q से टोटल चार्ज निकालते हैं और ये चार्ज कितना टाइम में फ्लो किया, T टाइम में फ्लो किया, और यही आई का डेफिनेशन है टोटल चार्ज, और वो टोटल चार्ज को फ्लो करने में कितना समय लगा, वही होता है हमारा करंट। अभी देखो सेम चीज बताया गया है, क्वेश्चन आता है करंट पे, Q इक्वल्स टू NE पे क्वेश्चन आता है कि एक कूलम चार्ज में, एक कूलम चार्ज को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। तो यही पॉइंट ये मेंशन्ड है कि एक कूलम में 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब देखो ये आया कैसे, ये आपका एग्जाम में आएगा कैसे ये चीज आया। देखो कुछ बहुत इजी है इस चीज को निकालना, इसलिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू NE। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है कि एक कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हम लोग Q का वैल्यू पुट करेंगे 1 कूलम, और हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, राइट। कूलम से कूलम कैंसल्स आउट। अब देखो n का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, और यही n को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18, 10 का पावर 18। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसा है, मैंने बता दिया कैसा है। ये क्वेश्चन आता है हमेशा, तो इसे आप याद रखें, एमसीक्यू में आता है ये क्वेश्चन। अभी देखो दूसरा पॉइंट जो बताया गया है, ये बताया गया है डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में, करंट का डायरेक्शन कहां से कहां होगा। तो ये हम लोग आगे भी देखेंगे जब हम लोग सर्किट सॉल्व करेंगे, पर अभी आप जान लो कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है, सो बाय कन्वेंशन हम लोग क्या मानते हैं? पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में। मान लो कि अगर ये बैटरी है, अभी तो मैं पढ़ना नहीं फिर भी बता रहा हूं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो करंट आप कहां से दिखाओगे? इधर से दिखाओगे या इधर से दिखाओगे? अगर पॉइंट ए है या पॉइंट बी है, किधर से दिखाओगे? तो ये क्या हुआ बताता है हम लोगों की,
जो करंट का डायरेक्शन होगा हमेशा पॉजिटिव की तरफ होगा, मींस करंट विल फ्लो हेयर नॉट हेयर। यहां पे करंट यहां से बाहर नहीं निकलेगा, करंट हमेशा पॉजिटिव से बाहर निकलेगा। यही इस लाइन का मीनिंग है। ये पॉइंट डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं कि मेटल्स में जो चार्ज का मूवमेंट है वो किसके कारण होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण मेटल्स में मूव होता है। अभी एक सिंपल क्वेश्चन आ जाता है हमेशा कि एक एम्पियर को आप डिफाइन करो, व्हाट इज 1 एम्पियर। तो देखो, एक एम्पियर को डिफाइन करने के लिए अगर आप इसका डेफिनेशन समझ जाए तो आप डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है I इक्वल्स टू Q बाई टी। अब आपको बोला है एक एम्पियर को डिफाइन करने के लिए, मतलब I का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1, और ये Q का वैल्यू Q बाई टी। तो यहां से क्या आ रहा है देखो, तो एक एम्पियर को कंस्टिट्यूट करने के लिए Q का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? बनाने के लिए Q का वैल्यू को भी रखना पड़ेगा 1, और टाइम को भी आना पड़ेगा 1। तो देखो यही डेफिनेशन है, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। और इसका मीनिंग यही है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, हम लोग निकाले थे, एक कूलम में होता है 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स बोलो या एक कूलम बोलो, दोनों बात सेम है। तो अगर इतना इलेक्ट्रॉन्स या फिर 1 कूलम ऑफ चार्ज एक सेकेंड में फ्लो करे एक क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन यहां लिखा हुआ, एक क्रॉस सेक्शन से फ्लो करे कोई भी कंडक्टर का, तो उतना चार्ज को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर ऑफ चार्ज, राइट। अब देखो एक मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से बता सकूं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पे हमें निकालना है करंट, निकालना है, ठीक है। और करंट दिया क्या, कितना हुआ है आप देखो तो, करंट यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, मैंने बताया था करंट यहां पे दिया हुआ है 1.6 मिली एम्पियर। 1.6 मिली एम्पियर का मीनिंग क्या है? ये एसआई यूनिट में नहीं है, इससे एसआई में करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एसआई में करने के लिए आप क्या करोगे, ये मिली एम्पियर है, मतलब क्या होगा इसका 10 का पावर -3, राइट। ये तो पहले से आपने चेंज कर लिया। नेक्स्ट क्या करोगे, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, इफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इतना, ये हम लोग पता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल पास ईच सेकेंड थ्रू द सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो देखो हम लोग अभी जस्ट फाइंड आउट किए थे कि 1 एम्पियर चार्ज में कितना फ्लो करता है, और यहां पे टाइम कितना दिया हुआ है, ईच सेकेंड, मतलब टाइम आपका मेंशन्ड है 1 सेकेंड, राइट। तो आपको निकालना है, यहां पे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ओके। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। आई इक्वल्स टू पहले लिख दो क्या, Q बाई टी, याद रखना है हमें। और हम लोग को पता है Q इक्वल्स टू होता है N इंटू ई, राइट। दोनों फॉर्मूला को कंबाइन कर दो, दोनों फॉर्मूला को कंबाइन कर दो, और कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, NE Q के बदले, ये वैल्यू यहां से उठ के यहां आ गया, राइट। और देखो I का वैल्यू मेंशन्ड है, ये मैंने I का वैल्यू निकाला, ठीक है। I का वैल्यू मेंशन्ड है यहाँ पे, I का वैल्यू यहाँ पे मेंशन्ड है। कितना I का वैल्यू, 1.6 इंटू 10 का पावर -3, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर है, निकालना है जो हमें निकालना है, और E की वैल्यू दी हुई है, देखो E की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। 10 का पावर -19 डिवाइड बाई टाइम कितना है, 1 सेकेंड, टाइम है 1 सेकेंड। अब देखो क्या है, कैंसल आउट हो जाएगा, 1.6 कैंसल आउट, 1.6 कितना आ जाएगा, n का वैल्यू देखो इजीली यहां से आ जाएगा, n का वैल्यू सॉल्व कर लेना, ध्यान से सॉल्व करना। 10 का पावर -3 है, डिवाइड बाई 10 का पावर -19 इतना, यानी कि 10 का पावर -3 प्लस 10 का पावर +19 जो हो जाएगा 10 का पावर 16। यूनिट क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n का यूनिट क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। चलो दूसरा एक और न्यूमेरिकल लिया हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। देखो इसमें क्या मेंशन्ड है कि एक कंडक्टर में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, ये आपको बता दिया है, स्मॉल n की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, पॉइंट ए से बी में फ्लो करता है इन 2 सेकेंड्स, मींस t की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। फाइंड द करंट थ्रू द कंडक्टर,
ओके, करंट आपको निकालने बोला गया है, तो आप क्या करोगे? ओके, करंट का फॉर्मूला क्या था? करंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल था, जो आपने हमने पढ़ा था, वो था I इक्वल्स टू Q अपॉन T, राइट? बहुत सिंपल है। अभी आपको चार्ज डायरेक्टली मेंशन नहीं है, चार्ज डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो आपको फिर अगेन क्या करना है? चार्ज की वैल्यू लिख देनी है, N इंटू ई होता है डिवाइड बाई टी, ओके। और कितने चार्जेस हैं यहाँ पे? देखो इतने सारे चार्जेस दिए हुए हैं, 6.25, 6.25 इंटू 10 का पावर 60, एक नंबर ऑफ चार्ज हो गया, इंटू 1.6 कर लो, इंटू 10 का पावर माइनस 90, थोड़ा कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से करंट आ जाएगी, ओके। इस एक्सप्रेशन में सॉल्व करोगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी। देखो, इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर का आता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ही क्वेश्चन आपसे कोई पूछ लेगा, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये बता दो। तो देखो, इसको आगे ही बहुत डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले आप इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करो कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस देता क्या है। तो पोटेंशियल आपको बताता है वर्क के बारे में, इंफॉर्मेशन देता है पोटेंशियल, ओके, कि एक वर्क कितना किया गया एक चार्ज को मूव करने में। वर्क तो हमें क्लास 9 में ही पढ़ा था, जो मैकेनिकल वर्क था। यहां पे जो वर्क है सो इलेक्ट्रिक वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है। तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये बोला जाता है कि अगर कोई चार्ज को आप एक प्लेस से दूसरा प्लेस मूव करना चाहते हो तो खुद ब खुद तो मूव होगा नहीं, आपको वर्क सप्लाई करना पड़ेगा, और वही वर्क पोटेंशियल डिफरेंस हेल्प करेगा वो वर्क को कैलकुलेट करने में, जो हम लोग कैलकुलेट करना है आगे जाके। तो आप सिंपली क्या समझ सकते हो कि वर्क जो हो निकालोगे इलेक्ट्रिकल वर्क, ये मैकेनिकल वर्क नहीं है, वो क्या होगा? पोटेंशियल, चेंज ऑफ पोटेंशियल जितना हुआ इनटू क्यू। कहीं आपको ये मैंने लिखा चेंज ऑफ पोटेंशियल, यही है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक चार्ज को पॉइंट ए से बी में ले गया तो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि V इंटू क्यू कर दिया है, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे डेल V है, यहाँ पे V है, इसका मीनिंग क्या है? देखो, डेल V का मतलब है क्या कि कोई डेफिनिट टू पोजीशन में पोटेंशियल का चेंज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, जब दोनों पॉइंट डेफिनिट है, नोन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल कब बोलते हैं? जब कोई पॉइंट इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आया, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। व्हेन अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी कम्स टू दैट पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड पोटेंशियल। और इसी से पोटेंशियल का डिफिनेशन भी आता है। तो देखो, पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या बोला जाता है, देखो तो क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। मैंने बोला था ये कुछ नहीं है, वर्क डन है, ये वर्क डन है, ध्यान रहे। और कहां से कहां तक का वर्क डन? पोटेंशियल अगर वर्ड यूज किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल, डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पोटेंशियल है, तब क्या बोलोगे? फ्रॉम अ पॉइंट टू इंफिनिटी। देखो यहां पे लिखा हुआ होगा, फ्रॉम अ पॉइंट, मूविंग अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, टू इंफिनिटी होगा यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे इंफिनिटी होगा, ठीक है। पोटेंशियल लिखोगे तो इंफिनिटी होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या बात करेंगे? तब हम लोग बोलेंगे पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो अब देखो इसमें, हाँ यहाँ पे देखो मेंशन, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, देखो ये है ना। तो पोटेंशियल का मीनिंग ये होता है सिंपली कि दो पॉइंट में से एक पॉइंट आपका फिक्स है, दूसरा पॉइंट आपका इंफिनिटी है, ये है। इसको आगे जाके और देखना है। और आपको क्या याद रखो कि अभी तक जितना हम लोग क्वांटिटीज पढ़े, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, राइट? कोई वेक्टर क्वांटिटी अभी तक नहीं हम लोग को मिला है। चलो, यही मेंशन है यहाँ पे कि पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, यही मेंशन है, यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की चिंता हमें नहीं करनी, यही है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी कमेंट किया हुआ है, देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का कमेंट किया गया है। क्या आपको याद रखना, अगेन मैं बता रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग ये है कि एक चार्ज दो डेफिनिट पॉइंट के बीच में मूव करेगा तो वो कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा।
यहाँ पे देखो मेंशन होगा वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो यानी कि चार्ज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, टू पॉइंट्स व्हिच आर डेफिनिट। इंफिनिटी इज नॉट अ डेफिनिट पॉइंट, वी डोंट नो वेयर इज इंफिनिटी, इसीलिए हम लोग बोलते हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, देखो यहाँ पे एक सेम चीज को एक्सप्लेन किया गया है। ये चार्ज जो है देखो इंफिनिटी से एक चार्ज के पास आ रहा है, ठीक है, ये चार्ज इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे आ रहा है, ये होगा पोटेंशियल। इसको कोई तुमको पूछेगा तो ये क्या है, तो ये पोटेंशियल है। चार्ज इज मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो यहां पे क्या हम लोग बोलेंगे, इट इज पोटेंशियल। और इसको इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट आने में कितना वर्क लगेगा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वही बोला गया है। जो वर्क लगेगा यहाँ पे मेंशन है, देखो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू, ये क्यू को मूव करने में, ये जो क्यू है इसको मूव करने में फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट पी, तो इसको हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल कहां का पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी से मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू को, तो हम लोग बता सकते हैं कि कितना वर्क रिक्वायर्ड है कोई चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पी तक लाने में। ओके, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, तो देखो यहां पे यूनिट के बारे में यहां पे मेंशन मिलेगा। यूनिट के बारे में मैं बता दूं, पोटेंशियल V है और इसका यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट होता है इसका पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताया गया है यहाँ पे क्या बताया गया है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट जो मैंने बता चुका था क्या होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी तो है ही पोटेंशियल। पोटेंशियल अगर प्लस चार्ज का, अगर आप प्लस चार्ज के बगल में अगर आप कोई चीज को ला रहे हो, तो इसके बगल में जो पोटेंशियल का होगा वो प्लस चार्ज, प्लस पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब क्या होता है, इट्स सराउंडिंग्स, मींस पॉजिटिव चार्ज का सराउंडिंग में जो पोटेंशियल कैसा होगा, वो होगा पॉजिटिव। और नेगेटिव चार्ज के सराउंडिंग का जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइल इफ इट इज नेगेटिव एट अ पॉइंट ऑफ द वे, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस। तो इसका मीनिंग ये है कि पोटेंशियल आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है पोटेंशियल। तो पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल लाओगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव चार्ज के अगल बगल लाओगे तो वो नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा। यही इस पॉइंट का मीनिंग है। देखो यूनिट का मैं बात कर रहा था, तो देखो यूनिट यहां से दो तरीका है इसका यूनिट निकालने का। एक तो यहां से यूनिट ऑफ चार्ज यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा चार्ज यहां पे नहीं होगा, यूनिट ऑफ वर्क होगा, ये वर्क है। देखो ये यहां से डिफाइन किया गया, ये डिफाइन किया गया है वर्क इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये फॉर्मूला है। तो देखो वर्क का यूनिट होता है जूल, और पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो आप क्या कर दोगे पोटेंशियल का यूनिट को, जूल पर कूलम। एक वन ऑफ द बेसिक ये हो जाएगा। ओम्स लॉ पढ़ोगे तो फिर से आप पोटेंशियल को डिफाइन कर पाओगे, ये वन ऑफ द डेफिनेशन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा यूनिट क्या होता है, वर्क। वर्क कैसा यूनिट, जूल है, जो मैंने बताया सेम है, चार्ज का कूलम है। सो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक कूलम चार्ज को जितना वर्क लगेगा उसको मूव करने में, वही है पोटेंशियल। मींस इट इज नथिंग बट वर्क पर कूलम, उसको ही हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। हाँ, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने समझा दिया था, ये नोट्स है जो आप पढ़ सकते हो। इस नोट्स को सेम चीज मैंने बता दी थी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये V1 माइनस V2 का मीनिंग क्या है मैं फिर से बता देता हूं, कि दो पॉइंट फिक्स है और दो फिक्स पॉइंट पे पोटेंशियल आपको नोन है, पोटेंशियल एट पॉइंट 1, पोटेंशियल एट पॉइंट 2। अगर आप कोई चार्ज को मूव करवा रहे हो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में, तो वर्क का कंजम्पशन होगा अगर ये हायर, ठीक है। तो यही वर्क कैसे निकलता है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, डेल वी लिखेंगे हम लोग, डेल वी, ठीक है, इनटू चार्ज, इनटू चार्ज। ओके, तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने डील कर दिया था, ये आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ रहेगा।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट मैंने डील कर दिया है, जूल पर कूलम होता है। ओके, हाँ, अब देखो चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक के पे हम लोग आ गए हैं, जो है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या है? हम लोग ने तीन पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, चार्ज पढ़ लिया, और पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया। रेसिस्टेंस क्या है? देखो, कोई भी कंडक्टर या इंसुलेटर या सारे में रेसिस्टेंस होता है। तो रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है कोई भी मटेरियल का, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में अगर बोले तो, जिससे कारण वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट को वो अपोज करता है। तो इसका अच्छे से डेफिनेशन लिखा हुआ है, द ऑब्स्ट्रक्शन, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट। यही आपको बोलना है एग्जामिनेशन में। ओके, इट इज नथिंग बट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर भी करता है, इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। बेसिकली क्लास 10 में आप लोग जो रेसिस्टेंस डिफाइन करते हो वो कंडक्टर के लिए करते हो, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स के लिए तो बोल के नहीं करते हैं, पर कंडक्टर के लिए करते हैं। कंडक्टर के लिए हम लोग एक्सप्रेशन भी देखेंगे रेसिस्टेंस का। ठीक है, इसका कॉज क्या है रेसिस्टेंस का? तो देखो, कॉज इसका सिंपल यही है, थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताया गया है इसका माइक्रोस्कोप लेवल पे क्या हो रहा है। देखो, होता यही है कि जब आप नॉर्मल मेटल को, जिसमें कोई चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, नॉर्मल है ये, अभी कुछ नहीं है इसमें, when no potential difference is applied, मतलब कोई बैटरी से नहीं कनेक्टेड है, तब क्या होता है इसका, इसके अंदर जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स है, वो देखो ऑलमोस्ट क्या है, यहां लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑलमोस्ट फ्रीली, एकदम फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट फ्रीली मूव कर रहे हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और जैसे ही आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगे तो ये देखो एक लाइन में मूव करने लगेंगे। देखो यहाँ पे एक लाइन में मूव करने लगेंगे, जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आप लगा दोगे तो ये एक लाइन में मूव करने लगेंगे, अलाइन हो जाएंगे। आप कंपेयर करके देखो, यहाँ पे ये डिसओरिएंटेड वे में मूव कर रहा था और यहाँ पे ओरिएंटेड वे में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द एंड्स ऑफ द मेटल वायर आर कनेक्टेड टू द सेल, जैसे ही आपने सेल से कनेक्ट किया, मींस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो क्या होता है, देखो स्टार्ट मूविंग फ्रॉम, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल। किसका मूवमेंट बता रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बता रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करता है? देखो तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो देखो ये जब मूव करता है, देखो बाय ड्यूरिंग द मूवमेंट दे कोलाइड विद द फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस। तो जैसे ही वो मूव करेगा तो जो फिक्स पॉजिटिव आयंस है उससे कोलाइड करता है, और उसी के केस में वो थोड़ा सा अपना काइनेटिक एनर्जी उसका घट जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो घट जाता है। ठीक है, जो उसका स्पीड को घटा देता है। और इसी तरह का बहुत सारा कोलिजन होता है कंडक्टर के अंदर, जब आप उसमें बैटरी कनेक्ट लगाते हो, बैटरी लगाते हो या पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, तो इस तरह का बहुत सारा कोलिजन होता है। देखो आफ्टर द कोलिजन दे आर अगेन एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स पॉजिटिव पोटेंशियल, मींस अगेन ये पॉजिटिव पोटेंशियल के टुवर्ड्स वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और फिर से उसका स्पीड इंक्रीज होगा। देखो अगेन स्पीड इंक्रीजेस एंड देन अगेन वो कोलाइड करेगा, मतलब ये प्रोसेस रिपीट होते जाएगा, स्पीड घटेगा। ठीक है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है, टकराने का, स्पीड घटने का, वापस से स्पीड बढ़ने का, फिर टकराने का, ये कंटिन्यू करता है। तो देखो यही लिखा हुआ है, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव इन बल्क। बल्क का मीनिंग क्या है? बल्क कंटिन्यूसली, देखो बल्क का मीनिंग है कि एक ही बार में मूव नहीं करता है, एक बार कंटिन्यूसली सेम स्पीड से मूव नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है बेचारे के साथ? उसका स्पीड घट रहा है, फिर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। इसी चीज को कहते हैं ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्लास 12 में आपको ये वेलोसिटी भी निकालना है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी तो देखो इसको सिर्फ ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया, लेकिन इसको आगे जाके हम लोग को पढ़ना है, निकालना है, लेकिन अभी नहीं निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है सो कंडक्टर में फ्लो करता है, कैसे? कोलाइड करके, फिर स्पीड घटा के, फिर स्पीड बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर स्पीड घटेगा, और यही प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। ठीक है, 10 मेटल ऑफ वायर ऑफर्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह जो स्पीड घट रहा है उसका और फिर बढ़ रहा है, तो घट
क्यों रहा है? उसका इलेक्ट्रॉन से टकराने के कारण। और यही कॉज है रेसिस्टेंस का, यही कॉज है रेसिस्टेंस का। ठीक है, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है द रेसिस्टेंस ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कोलिजंस सफर्ड विद इन द पॉजिटिव आयन। देखो यहां पे लिखा हुआ है विद द पॉजिटिव आयंस। तो मैंने बताया था ये फिक्स पॉजिटिव आयंस है जो मूव नहीं करते, राइट? और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं हमारे ऐसे 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 करके और इससे टकरा रहे हैं। ठीक है, इससे टकरा रहे हैं, ऐसे टकरा रहे हैं, फिर इसका स्पीड घट रहा है, इसका स्पीड घट रहा है। तो यही जो है ना, ये पॉजिटिव, देखो ये लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कोलिजन। जितना ज्यादा ये पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा while moving from one end to another end। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करता है? आपको मैंने बताया था अभी, देखो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों? आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, हमेशा प्लस की तरफ जाएगा, क्योंकि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। वही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो ये जो है सो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है कि नंबर ऑफ कोलिजन पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। अब देखो रेजिस्टेंस का यूनिट, हमेशा कुछ भी फिजिक्स का यूनिट पढ़ो, हमेशा याद रहे कि आपको उसका ऐसा यूनिट समझना है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? देखो ये जो फॉर्मूला डिफाइंड है, ये ओम्स लॉ से डिफाइंड है, जिसको हम लोग डील करेंगे। ये जो आर डिफाइंड है, वी बाई आई, ये ओम्स लॉ से डिफाइंड है। हम लोग देखेंगे आगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आर का जो यूनिट होता है तो ओम होता है। वो ये इसका सिंबल है, आपको सिंबल भी ड्रॉ करने आ सकता है एग्जाम में कि सिंबल क्या है। ये इसका सिंबल है और इसको OHM से ओम कहते हैं। ठीक है, ये जो यूनिट ऑफ आर लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ वी बाय यूनिट ऑफ आई, ये ओम्स लॉ से ये प्रूव हो जाएगा कैसे होता है। ठीक है, आर का अपने आप में भी होता है कुछ। अब देखो हमेशा कभी भी यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी में ना, तो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कैसे कर सकता है? हमेशा इस तरह का वर्ड यूज करके देखो। तो ये क्या, किलो ओम यूज कर दिया है, यहाँ पे मेगा ओम यूज कर दिया है, कहीं माइक्रो ओम भी यूज कर देगा। तो आपको जानना है किलो ओम का मतलब क्या होता है, 10⁻3। ठीक है, मेगा ओम का मतलब क्या होता है, 10⁻6। और अगर कोई लिख दे माइक्रो ओम, अगर कोई लिख दे माइक्रो ओम, ठीक है, तो इसका मतलब है 10⁻⁻, ऐसा करके लिख देना पड़ेगा। ठीक है, -6। ठीक है, माइक्रो ये वाला में ये होता है माइक्रो ओम, ये हो जाएगा। तो बेसिकली जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपको यूनिट्स को उसके एसआई में चेंज कर देना, ये सफिक्स को हटा देनी है, ओमेगा किलो इसको हटा देनी है, वरना आंसर गलत आ जाएगा। देखो कंडक्टेंस के बारे में भी जानना है, केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ना है इस चीज को, पर फिर भी आपकी बुक में दिया हुआ था, जान लो। रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो अगर आर कंडक्टेंस जो होता है सो 1/r है, 1/r है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, राइट? और इसका यूनिट भी यही होगा, 1 बाई रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो ये हो जाएगा 1/ओम, OHM, ओम का पावर -1, या ऐसा करके पावर -1 कर दो। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। इसको ही आपको एक लाइन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कंडक्टेंस का SI क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है, साइमन या सीमेन, जो भी आप लोग बोले। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ यहां से मेन रेसिस्टेंस स्टार्ट होता है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस का फॉर्मूला से डिराइव हो जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन भी इससे बन जाएगा, राइट? देखो रेसिस्टेंस क्या है, तो ये बोला गया कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, आर ऑफ ए कंडक्टर। पहला पॉइंट क्या बोला, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर का मतलब यही है कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है उसका रेसिस्टिविटी पे। दूसरा बोल रहा है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और फिर तीसरा क्या है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये अगर कंडक्टर है और ये सर्कुलर वायर की तरह है, तो इसको आप बीच से जो काटोगे, ये क्रॉस सेक्शन, ये वाली एरिया है, जो बीच की एरिया है, ये वाली एरिया है। ठीक है, ये एरिया है, ना कि जो बाहर का लैटरल आपको मूवमेंट दिख रहा है, लैटरल एरिया नहीं है। जो आप मान लो ये रहा मेरा वायर, तो इसका सामने का जो एरिया है, ये सामने का छोटा सा सर्कल, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, पहला, अगर नेचर ऑफ कंडक्टर, अगर कंडक्टर बहुत गुड कंडक्टर होगा, उसका मीनिंग क्या है कि उसका रेसिस्टिविटी हाई होगा। तो
रेसिस्टेंस बहुत हाई होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेसिस्टिविटी हाई, रेसिस्टिविटी हाई रेसिस्टेंस। अगर लेंथ बड़ा है, अगर आप लंबा वायर यूज कर रहे हो तो लंबे वायर का भी रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। और थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और देखो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये आपको पढ़ना है क्लास 12 में। चेंज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ये तो ऐसा होता है, मुझे याद है, अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये क्लास 12 में पढ़ना है चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कि टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अभी के लिए आप बोल सकते हो क्लास 10 में कि टेम्परेचर, जनरली टेम्परेचर जब बढ़ेगा, ये टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस में भी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। मींस चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन डेल्टा टी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो होता है थर्मल कोफिशिएंट, जो आपको नहीं पढ़ना, दैट इज अल्फा, जो आपको नहीं पढ़ना है। एक ये क्लास 12 में आप देखोगे, ये अल्फा, ये देखोगे क्या होता है। तो जनरली आप लोग बोल सकते हो, आप लोग, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा फॉर कंडक्टर्स। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ये क्या था, देखो तो क्या है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर। सबसे पहला एल दे दिया गया है, एल दे दिया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर एल दे दिया गया है। तो देखो सबसे पहले इसको एसआई में चेंज करो, मैंने बताया हमेशा एसआई में चेंज करो। एसआई में चेंज कर दिए। 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस कितना है, रेडियस वायर का दिया हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिया बना दिया मैंने। ठीक है, और रेडियस कितना दिया हुआ है इसका, 1 mm। 1 mm रेडियस है, 1 mm इसका रेडियस है। क्या करना है रेडियस से, देखता हूं। ठीक है, इसका आर दिया हुआ है, आर से क्या करना है देखता हूं। और नीचे क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टिविटी, रो दिया हुआ है, रो जो मैंने भी आपको बताया था, ये रो दिया हुआ है। तो सिंपल बोला रेजिस्टेंस निकालो, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, आप क्या करोगे, आप देखोगे सारा एसआई में है कि नहीं। देखो तो ये ओम मीटर एसआई में है, टिक, इसका वैल्यू पुट कर दो तुरंत। 1.72 इंटू 10 का पावर -8 एसआई में है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे यूनिट लिख भी सकते हो ऐसा करके, ओम मीटर, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ध्यान रहे कि ये आपका एसआई में ही रहे, वरना गड़बड़ी नहीं हो जाएगा, कोई फैक्टर मिस कर गया तो। देखो अगर कोई बच्चा डायरेक्ट लेंथ का वैल्यू 1 पुट कर देता तो बहुत बड़ा मिस्टेक होता। क्यों, क्योंकि लेंथ का एसआई मीटर में होता है, ये 3 डिजिट से उसका आंसर कम आता। तो इसको मैंने मीटर में पुट किया, ये मैंने लेंथ मीटर्स में पुट किया है। और देखो एक और यहाँ पे खेल है, व्हाट इज एरिया, एरिया इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये आपको एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको सर्कल का एरिया आना चाहिए। तो सर्कल का एरिया क्या होगा यहाँ पे बताओ, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई। अब देखो यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, रेडियस भी आपका एमएम में दिया हुआ है, रेडियस भी किसमें है, एमएम में। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर्स में, ये मैंने चेंज किया मीटर्स में। देखो तो ये एरिया अगर कैलकुलेट करोगे यहां से, ठीक है, इस एरिया का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, उसको वहां फाइनली यहां पुट करोगे एरिया का वैल्यू को। ठीक है, तो सारा कैलकुलेट होके 5.5 ओम्स आ जाना चाहिए। ये करना, ट्राई करना इसे। ओके, ये कैलकुलेट करना है यहाँ पे। पर इसमें क्या करना था आपको, आपको एसआई ध्यान देना था, इसका एसआई। ठीक है, इसमें ध्यान देना था, इसका एरिया निकालना था मैथ्स के हेल्प से। और इसमें भी ऐसा ही देखना था, गड़बड़ ना हो जाए। राइट, चलो नेक्स्ट आ गया, ओम्स लॉ आ गया हमारा। ओम्स लॉ क्या बताता है कि ये तीनों क्वांटिटी जो हम लोग पढ़े हैं, वोल्टेज आई और आर, ये तीनों को कनेक्ट कैसे करें। ये तो खैर मेरा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसका अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो ये 1826 में एक जर्मन साइंटिस्ट ने क्या देखा, अपने एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगाया, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और क्या पता लगाया कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता है, और इसी रिलेशनशिप को ओम्स लॉ कहते हैं। और ये किस तरह का रिलेशनशिप है, ये देखो यहाँ पे मेंशन्ड स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जो कोई आपसे पूछेगा, मेरा इंजीनियरिंग में मुझसे पूछा गया था, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के है और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के है, तो दोनों में से मोर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? स्टेटमेंट क्या कर रहा है? करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज, ये कॉज है और करंट उसका इफेक्ट है, राइट? ये इसका इफेक्ट है करंट, ओके। तो ये लिखोगे तो भी आपका क्लास 10 में टीचर नंबर दे देगा, लेकिन इट इज नॉट मच करेक्ट। इसका मीनिंग है कि आपका पोटेंशियल पहले आया और पोटेंशियल के आने की वजह से ही हमारा करंट आया। तो यही स्टेटमेंट भी है, देखो स्टेटमेंट भी यही बोलता है, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ना कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बहुत डिफरेंस है इसमें, ओके। अक्रॉस इट्स इंस, दो इसमें अजम्पशन माना गया है। क्या अजम्पशन है? आपसे पूछ देगा अजम्पशन क्या माना गया है कि टेम्परेचर, टेम्परेचर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर। फिजिकल कंडीशन में क्या आ सकता है? वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ सकता है, ह्यूमिडिटी, ये सब आ सकता है। खैर, टेम्परेचर बेसिकली मेन पॉइंट है कि जब ये एक्सपेरिमेंट आप करें तो टेम्परेचर में चेंज ना आए, राइट? यही ओम्स ने बोला था। यही चीज इस स्लाइड में मेंशन है, सेम चीज जो मैंने आपको बताया कि I is directly proportional to V, not V is directly proportional to I। तो इसका मतलब क्या है? ये आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो कॉज है, जो एक्स एक्सिस पे जनरली आप देखेंगे, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में वाई पे भी दे देता है, और ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट है, और जिसको आप वाई एक्सिस पे देखोगे, आईवी ग्राफ देखोगे, और क्लास 12 में तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक ही प्लॉट होता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाता है वो आपको चेक करने के लिए, लेकिन आईवी कैरेक्टरिस्टिक निकाला जाता है कोई भी कंडक्टर्स का। तो आई प्रोपोर्शनल है वी के, सेम चीज जो मैंने बताया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आप मैथ्स में देखोगे कि वी, अगर मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा, अगर को ऐसा लिख दूं थोड़ा सा, ठीक है, चेंज कर सकता हूं इसे, और एक आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमेशा क्या लाओगे आप? एक कांस्टेंट यूज करोगे, एक कांस्टेंट यूज करोगे, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल टू आई है, एक कांस्टेंट यूज करोगे जिसको हम लोग बोलते हैं आर। और ये आर कोई आर नहीं है ऐसा वैसा, जो हमने पढ़ा है वही आर है, इट इज रेसिस्टेंस। तो देखो यही कांस्टेंट जो था एक्सपेरिमेंट से निकल के आया, ये एक्सपेरिमेंट भी कनेक्ट करना है। एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के आया कि V इक्वल्स टू आई आर, और आर क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन भी देखते हैं, अगर क्वेश्चन आए तो। हाँ देखो, एक ग्राफ प्लॉट किया गया यहाँ पे, एक ग्राफ प्लॉट भी करना है आपको। ये ग्राफ का पहला देखो क्या है, मेटालिक कंडक्टर के लिए पहला प्लॉट किया गया है। देखो ये किस तरह का कंडक्टर के लिए है? मेटालिक के लिए। अलग अलग के लिए अलग अलग ग्राफ आएगा, ओके। ये सिर्फ मेटालिक के लिए किया गया है। देखो यहाँ पे क्या है, अच्छे से देखो इस डायग्राम का एक्स, ये वाई एक्सिस है, और वाई पे क्या प्लॉट करते हैं? डिपेंडेंट क्वांटिटी। मैंने बार बार बताया इस पे क्या प्लॉट करते हैं? डिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी कि इफेक्ट प्लॉट करते हैं। और v यानी कि x पे क्या प्लॉट करते हैं? कॉस प्लॉट करते हैं, जो आपका क्या है? सो ये आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, राइट? इसको, इसका अलग अलग वैल्यू ओम्स ने लिया और ये ग्राफ को प्लॉट किया। ग्राफ में खास बात क्या है देखो, तो ग्राफ ये ऐसा ग्राफ है जो ऑरिजिन से पास कर रहा है, ऑरिजिन से पास कर रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन, इट इज ए लीनियर लाइन, इट इज इन फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx का फॉर्म में है, mx का फॉर्म है, राइट? तो अगर आप इससे कंपेयर करोगे, इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, अगर ओम्स लॉ को v इक्वल्स टू आई आर कंपेयर करोगे, तो ये हो गया y पे एक्सिस, ये हो गया y पे वाला क्वांटिटी, ये हो गया x का क्वांटिटी। तो स्लोप क्या आ जाएगा? अगर ऐसे लिखोगे, स्लोप आ जाएगा r, स्लोप आ जाएगा r। लेकिन इसमें कब? अगर वोल्टेज रहा y पे तब स्लोप हो जाएगा r। यहाँ पे करंट y पे है, करंट है आपका y पे। तो देखो इसमें क्या करना है, v इक्वल्स टू आई आर है, और i आपको अलग अलग लिख दो i को, तो ये हो जाएगा 1/r, ये हो जाएगा v। तो ये हुआ आपका y, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x, और यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा? यहां पे स्लोप आपका हो जा रहा है 1/r। तो यहां थोड़ा ध्यान क्या देना है कि अगर ये आई वी कैरेक्टरिस्टिक है, आई और वी है, तो इसका स्लोप रेसिस्टेंस नहीं रिप्रेजेंट करता है, 1/रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। ये यहां पे ट्रिक है। इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एम क्या है?
इट इज 1/r, नॉट r। ये याद रहे, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर IV है तो 1/r, और VI होगा तो वो लिखेंगे यार। जो दोनों ग्राफ हम लोग देखेंगे आगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ IV ग्राफ इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। सेम पॉइंट जो मैंने बताया था, सेम पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है। एक लिमिटेशन भी आ जाता है आपका ओम्स लॉ का, कि ओम्स लॉ कहां तक लगा सकते हो, कोई इसका लिमिट है लगाने का? तो देखो लिमिटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो उसका असम्पशन था, व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। देखो टेम्परेचर कंडक्टर का चेंज नहीं करना चाहिए। तो टेम्परेचर में स्मॉल चेंज होगा तो फिर भी काम करेगा, अगर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा ह्यूज चेंज आने लगे तो ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा कर्व करने लगेगा। थोड़ा मोड़ा चेंज को ये एक्सेप्ट कर लेता है, पर अगर चेंज बहुत ज्यादा होने लगे तब ओम्स लॉ को यूज करने में प्रॉब्लम आएगा। लो एक क्वेश्चन है सिर्फ सेम कॉन्सेप्ट पे, कि जैसे मैंने बताया यहाँ पे कौन सा ग्राफ है, IV ग्राफ है, और मैंने अभी जस्ट बताया कि IV ग्राफ का स्लोप, IV ग्राफ का जो स्लोप है, जो इसको मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो होता है 1/r, नॉट r। मैं भी मैंने बताया। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है विच ऑफ द कंडक्टर इज ओमिक और विच ऑफ कंडक्टर हैज मोर रेसिस्टेंस। ठीक है, गिव द रीजन फॉर द आंसर। देखो ओमिक रेसिस्टेंस आपको आगे पढ़ना है, लेकिन देखो दोनों स्ट्रेट लाइंस है, दोनों स्ट्रेट लाइंस है। तो अगर दोनों स्ट्रेट लाइंस है तो दोनों कंडक्टर ओमिक आप बोल सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं। दोनों कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो करेगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, विच ऑफ कंडक्टर हैज मोर रेसिस्टेंस, ये कैसे आप पता लगाओ कौन सा रेसिस्टेंस ज्यादा है? तो देखो ये रहा A का स्लोप, ये रहा B का स्लोप। तो स्लोप किसका ज्यादा है? कौन एक्स एक्सिस से ज्यादा एंगल बना रहा है? तो जो लाइन A है वो ज्यादा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और लाइन B कम एंगल बना रहा है। तो आप क्या बोलोगे? स्लोप, यानी कि M ऑफ A इज ग्रेटर देन M ऑफ B, यानी स्लोप है। ये स्लोप मैं बता रहा हूं। तो स्लोप A का ज्यादा है क्योंकि A ज्यादा एंगल बना रहा है और B कम एंगल बना रहा है। और आपको पता है ये इस चैप्टर में स्लोप के बारे में क्या पढ़े हो, कि स्लोप कुछ नहीं 1/r होता है। तो स्लोप का वैल्यू मैं क्या प्रूव कर सकता हूं? 1/r ऑफ A इज ग्रेटर देन 1/r ऑफ B। ये मैंने पुट कर दिया। अगर इसको आप चेंज कर दोगे, क्रॉस साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो RB विल बी ग्रेटर देन RA। तो क्या ऑब्जर्व किए, जिसका स्लोप ज्यादा है IB में, A का स्लोप ज्यादा था पर इसका रेजिस्टेंस कम निकला। देखो, और जिसका स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा निकल गया, क्योंकि स्लोप यहां पे रेसिप्रोकल है। ओके, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। पर ये सेम चीज उल्टा हो जाएगा जैसे VI आ जाए, तो वो देखते हैं, वो भी क्वेश्चन होगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, कार इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। तो कितना V का दिया हुआ है वैल्यू? 12 वोल्ट। ड्रॉस टू एक करंट, 2 एम्पियर करंट दिया हुआ है। ठीक है, while glowing what is the resistance of the filament of the bulb। बहुत सिंपल है, आपको V और I दे दिया और R पूछा, तो क्या यूज करोगे? अभी मैंने बताया V, I और R को कनेक्ट करने के लिए ही ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट था। तो आप राइट बोल दोगे बाय ओम्स लॉ वी नो V इक्वल्स टू IR। वैल्यू पुट करने से पहले चेक करोगे कि भाई ये दोनों वैल्यू SI में है कि नहीं। फॉर्चुनेटली ये भी वोल्ट SI में है और एम्पियर भी SI में है। तो वोल्ट का वैल्यू लिखोगे 12 वोल्ट, I का वैल्यू लिखोगे 2 एम्पियर, और R का निकालना है, R निकालना है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें? 12 वोल्ट बाई 2 एम्पियर्स। ये देखो, ये V बाई AB को भी हम लोग क्या बोलेंगे? ओम ही बोलेंगे। देखो, और क्या आ गया? कैंसल, 6 ओम्स आ गए। तो 6 ओम बहुत इजी था। फिलामेंट का कितना हो जाएगा? 6 ओम। अब देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, विल द रेसिस्टेंस बी मोर और सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज ग्लोइंग। तो देखो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। यहां पे क्या पूछ रहा है? व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, मतलब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, मींस क्या है? रेसिस्टेंस। अभी बल्ब क्या है? बल्ब हीट नहीं किया है, बल्ब बोल सकते हो कोल्ड है या कूल्ड बल्ब है। ठीक है, यानी टेम्परेचर क्या है इसका? लो है। तो टेम्परेचर लो है तो आप क्या बोलोगे? रेसिस्टेंस कम होगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में ज्यादा रेसिस्टेंस, कम टेम्परेचर में क्योंकि बल्ब बुता हुआ है या बल्ब ऑफ है तो यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होगा? लेस। तो आप क्या आंसर आएगा? लेस। रेसिस्टेंस विल बी लेस, रेसिस्टेंस विल बी लेस जब ये बंद था, ऑफ था।
और अगर बल्ब जला रहेगा तो रेजिस्टेंस होगा मोर, जल बल्ब होगा ऑन। ड्यू टू, रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये मैंने बताया था, ये चौथा चौथा फैक्टर था, ये मैंने बताया था। ठीक है, अब देखो एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन है, ये आपको एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म करना है। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, अब इस सेटअप से समझ लो, बहुत इजी है। देखो इसमें क्या है, एक चीज आप नया है, इस नया डिवाइस है, इसको रेमोस्टेट कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है? ये भी रेजिस्टेंस ही है, पर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। जैसे कि आप रेजिस्टेंस यूज करोगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू फिक्स होगा। अगर ये 5 ओम का है तो 5 ही ओम है, ये 10 ओम है तो 10 ही ओम है। पर इसमें क्या क्राइटेरिया है कि इसका रेजिस्टेंस आप वेरी कर सकते हो। मतलब इसका रेजिस्टेंस आप इमेजिन करो कि आप 5 ले सकते हो, फिर इसमें एक ट्विस्ट करने का या आता है स्विच, इसको इंक्रीज करके 10 कर सकते हो, 11 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, इसका रेंज है। तो इट इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, एक बैटरी पावर सोर्स कनेक्टेड है। आपको ध्यान ये देना है, क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ में वोल्ट मीटर कहां कनेक्ट होता है। तो आप क्या बोलोगे, वोल्ट मीटर कहां कनेक्ट होता है? रेसिस्टेंस के पैरेलल में, रेसिस्टेंस के सीरीज में नहीं। वोल्टेज मीटर हमेशा हम लोग पैरेलल में करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि एमएमीटर कैसे कनेक्टेड है। तो एमएमीटर कनेक्ट होता है सीरीज में। देखो ये कनेक्टेड है सीरीज में, यही दो क्वेश्चन बनता था यहां से। और ये कनेक्टेड है पैरेलल में, वोल्टामीटर, बस। ठीक है, ये कनेक्टेड है आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है। यही दो क्वेश्चन बनता है यहां से। थोड़ा सा देख लो, इसका स्लाइड में लिखा हुआ है आपके पढ़ने के लिए, मैंने ये सारा चीज हाईलाइट कर दिया। देखो मैंने सेम चीज लिखा है, वोल्टामीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस रेजिस्टेंस, और आपका एमीमीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है। आपको कुछ करनी नहीं है, आपको वैल्यू सिर्फ चेंज करना है। देखो जैसे ही उस सर्किट का की को क्लोज करोगे, अभी देखो की क्लोज नहीं होगा यहाँ पे की कहीं लगा है। देखो ये की है, स्विच है। की मींस क्या होता है? स्विच। तो जैसे ही इसको क्लोज करोगे, मींस इसको ऑन करोगे, तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। कहां से करंट फ्लो करेगा? यहां से करंट फ्लो करेगा। ये रेजिस्टेंस होगा करंट का, जैसे यहां से फ्लो किया करंट को, रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हुआ, ये आपको नोट करना है। कॉपी में एक कॉलम बनाना पड़ेगा, टेबल बना हुआ है, टेबल दिखाऊंगा मैं। ये वी का कॉलम में आपको नोट करना है। फिर कितना करंट प्रोड्यूस हुआ सेम में, वो आपको नोट करना है। यहाँ पे मान लो 5 आएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, मैं आर्बिट्री वैल्यू ले रहा हूँ। इस तरह करके आपको नोट करनी है, कम से कम 5 रीडिंग्स लेनी है। ठीक है, 5 रीडिंग ले लोगे, 5 रीडिंग ले लोगे और सबका आप एवरेज निकालोगे। देखो यहाँ पे 5 रीडिंग लेनी है, 5 to 6 रीडिंग लेनी है, और सबका एवरेज लेके, एवरेज ले लोगे सारी रीडिंग का, तो आपका रेजिस्टेंस का एक वैल्यू आ जाएगा। और रीडिंग को अगर प्लॉट करोगे, देखो यहाँ पे वी आई ग्राफ हो गया, वहां आई वी था, यहाँ पे वी वाई ग्राफ हो गया, तो फिर स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ये सिर्फ प्रूफ है, ये एक लैब का प्रूफ है जो आपको लैब में परफॉर्म करना होगा। तो रीडिंग लेनी है करंट की और वोल्ट की, और रेजिस्टेंस वहां से दोनों को डिवाइड कर देनी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, इसकी एवरेज ले लेना बाद में। मान लो 6 वैल्यू है, तो जितना रेजिस्टेंस आया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R6 को डिवाइड कर देना 6 से। जो एवरेज वैल्यू आएगा वही क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस होगा, जो एवरेज वैल्यू आएगा वही क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस होगा। और इसका वैल्यू प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। देखो ये भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा। देखो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, सेम ग्राफ प्लॉट पे ही है। इन एक्सपेरिमेंट, देखो एक्सपेरिमेंट पे ही लिखा है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आपने। तो ये जो आपको ऑब्जर्वेशन करना था ना, ये भी एक ऑब्जर्वेशन किया है। ये क्या किया है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट 0.5 वोल्ट का, करंट मेजर किया है 2.5 0.2 एम्पियर। तो ये वोल्टामीटर से मेजर किया है, ये एमीमीटर से मेजर किया है। इसलिए ये सेकंड रीडिंग है, ये थर्ड रीडिंग है, ये फोर्थ रीडिंग है, ये फिफ्थ रीडिंग है। तो देखो इसमें पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द करंट इज 0.5। तो 0.5 का तो रीडिंग यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो ये आपको चाह रहा है कि आप ग्राफ प्लॉट करो और टू द एक्सिस पे और निकालो। जरूरी नहीं यही निकालने का, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आप सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन मान लो, इसका रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर? तो आपने पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर होता है, राइट? तो R क्या हो जाएगा? यहां से R हो जाएगा V बाई आई, R हो जाएगा V बाई आई। सबसे इजी कौन सा है? देखो 5 को भी डिवाइड करोगे सेम आएगा, इसको भी डिवाइड करोगे सेम आएगा। सबसे आसान तो मुझे ये दिख रहा है, 2.5 डिवाइड बाई 1 कितना आ रहा है? 1 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2.5 एम, 2.5 ओम्स। इसको भी डिवाइड करोगे तो यही आएगा। मैं इसको करके दिखा देता हूं एक और, ये पहला रीडिंग से किया, एक और रीडिंग आप लोग देख लो। सिर्फ किसी को भी डिवाइड करोगे तो सेम आएगा। अब मैं ये रीडिंग को ले रहा हूं 0.5 डिवाइड बाई 0.2, डिवाइड करोगे तो आएगा यहाँ पे 0 से 0 हट गया, 5/2 इज 2.5, 5/2 इज 2.5। तो देखो मैंने इजी कैलकुलेशन कर लिया सिंपली।
तो सबसे पहले तो इसका आंसर निकल गया, द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज, डिवाइड कर दिया मैंने, V बाई आई कर दिया, किसी भी एक रीडिंग को आ गया, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द करंट इज 0.5, तो यहाँ पे क्या करोगे, V पूछ रहा है, V इक्वल्स टू आई आर कर देना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई कितना दिया हुआ 0.5, और रेजिस्टेंस है 2.5, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसका हाफ हो जाएगा 1.25, यूनिट इसका वोल्ट में ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे करंट पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, और क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो फिर से लिख देना V इक्वल्स टू आई आर, आर तो आपने निकाल ही लिया है, करंट पूछ रहा है, करंट हो जाएगा V बाई आर, V बाई आर करंट हो जाएगा, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 0.075 पोटेंशियल है, और 2.5 होता है, इसको करोगे तो हो जाएगा आपका 0.3, कितना हो जाएगा ये 7.5 बाई 25, हाँ 0.3 वोल्ट आ जाएगा, 0.3 वोल्ट, इसी के बीच में, ये दोनों के बीच में होगा ना, ये दोनों रीडिंग के बीच में होगा, देखो ये लाई भी कर रहा है 0.75, ये 0.5 था तो 0.75 यही कहाँ लाई करेगा, और इसके आगे 1 लाई का, इसके बीच में रीडिंग आएगा, ये आ गया, करेक्ट है, सिंपल। हमेशा वी आई नहीं, आई भी कर सकते हो। हाँ देखो, ओमिक और नॉन ओमिक मैंने बता रहा था, सिंपल चीज है, देखो ओमिक के बारे में सिंपल आपको ये याद रखना है, ओमिक के बारे में याद रखना है, हाँ ग्राफ ड्रॉ करना तो याद रखना ही है। ओमिक रेजिस्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें एक ड्रॉ द वी आई ग्राफ भी बोल दिया है ग्राफ करने, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, कि ये यहाँ पे V बोला है तो I यहां बना देना, और ये I V Y पे डाल देना, X पे I डाल देना, और आपको याद रखना है कि इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हमेशा तो ऐसा ही होगा, बस करना यही है, टू द स्केल इसको मार्क कर देना, जैसे 0.2 पे क्या होना चाहिए, 0.2 पे 0.5 होना चाहिए, इस तरह करके पॉइंट मार्क करके इसको ड्रॉ करना है, मैंने तो सही ड्रॉ कर दिया, आपको पॉइंट पहले मार्क करना है 1, फिर यहाँ पे क्या होगा 4, 0.4, इस तरह करके अगर डॉट्स आप कलेक्ट करोगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये, तो लाइन मिटाने दो, देखो कुछ नहीं है, पॉइंट्स आपको मार्क कर लेनी है, ठीक है, पॉइंट्स आपको मार्क कर लेनी है कि पॉइंट्स क्या क्या है, तो पॉइंट क्या क्या है 0.2, 0.4 और क्या है 0.6 एंड सो ऑन, ठीक है, यहाँ पे 0.4 है और 0.6, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पॉइंट्स लोकेट कर लेना, देखो पहला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, दूसरा पॉइंट इसको करोगे ऐसे करके, इसको करोगे ऐसे करके, तो यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, 2 पॉइंट काफी होता है लाइन ड्रॉ करने के लिए, ये 3 पॉइंट आ गया, तीनों पॉइंट को कनेक्ट कर दो, ऐसे करके आ जाएगा, यही करना है आपको, ग्राफ पेपर में करना है इसे अच्छे से, अगर एग्जाम में आए तो। अब देखो ओमिक रेजिस्टेंस के बारे में क्या बता रहा था, कि जो ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करे जो भी, वो होगा ओमिक रेजिस्टर, ठीक है, उसका ग्राफ कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और जो वो ना करे वाइस वर्सा, जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे, वो क्या होगा, नॉन ओमिक। आपसे कुछ एग्जांपल्स पूछ लेंगे, कुछ ओमिक का कुछ एग्जांपल देखो, तो एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ऑल मेटालिक कंडक्टर्स, बिल्कुल सही, सच एज सिल्वर, सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर हो गया, अल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, निक्रोम, कॉपर, सल्फेट सॉल्यूशन, ये सारा आपका ओमिक की तरह ही काम करेगा, देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब थोड़ा सा, ये सब भी ओमिक की तरह काम करेगा। इसको प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, मैंने बताया, सिंपल है। आपको याद क्या रखना है, नॉन ओमिक, कि नॉन ओमिक में क्या होता है, नॉन ओमिक का एग्जांपल क्या है, तो नॉन ओमिक का एग्जांपल देखो, एलईडी है ना, एलईडी, सोलर सेल, ये सारा सेमीकंडक्टर्स है, दीज ऑल आर सेमीकंडक्टर्स। आई थिंक आपको सारे क्लास 12th में पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़ना है, सारे पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये पढ़ना है, ये सारे चीज पढ़ना है, एज ए डिवाइस पढ़ना है, ठीक है, एलईडी, सोलर सेल, ये सारा सेमीकंडक्टर्स है, तो सेमीकंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, हेंस इसका स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगा, राइट। तो देखो स्ट्रेट लाइन मैंने ग्राफ बनाया है, ये इसका ग्राफ है, ये ओम्स लॉ ग्राफ है, वी आई का स्ट्रेट लाइन बन रहा है, नॉन ओमिक का स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, देखो नॉन ओमिक का कैसा आ रहा है, कर्व आ रहा है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ कर्व, एक कर्व है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है is not a straight line, is not a straight line, but it is a curve, it is a curve, यही आपको याद रखना है। देखो कुछ डिफरेंस मैंने दिया हुआ है, सेम जो मैंने बताया वही है डिफरेंस, एक में स्ट्रेट लाइन होता है, एक में स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, राइट, एक ओम्स लॉ को फॉलो करता है, एक ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओमिक रेजिस्टेंस का स्लोप क्या देगा, आपका वी आई का स्लोप हमेशा रेजिस्टेंस दे देगा, तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज सेम एट ऑल वैल्यूज, रेजिस्टेंस देगा हर वैल्यू पे सेम है, और इसका स्लोप सेम नहीं होता, स्लोप ऑफ वी आई इज नॉट सेम, ये स्लोप हमेशा वेरी कर रहा है, अगर आपको स्लोप निकालने ग्राफ का आता, देखो
इस पॉइंट पे स्लोप ऐसा है, इस पॉइंट पे स्लोप लोगे तो स्लोप इंक्रीज कर गया, देखो इंक्रीज कर गया ना, ये एंगल कुछ और था, ये एंगल कुछ और है, इंक्रीज कर गया। और पॉइंट लोगे स्लोप के लिए, और पॉइंट लोगे, स्लोप और इंक्रीज कर जाएगा। तो स्लोप इज नॉट कांस्टेंट इन नॉन ओमिक, ठीक है, यही पॉइंट बोला गया है। एग्जांपल्स आप याद रखें कि नॉन ओमिक का एग्जांपल्स क्या होता है। एग्जांपल क्या है, मैंने बताया सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड, एलईडी आपने देखा है, ट्रांजिस्टर, ये सारा चीज आपने देखा, आपको मैंने पहले भी बताया है। देखो एक सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिंपल आपको क्लासिफाई करने बोल रहा है कि क्या क्लासिफिकेशन बोल रहा है कि ओमिक और नॉन ओमिक क्या है। सिंपल शॉर्टेड क्या करना है, जो जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारा ओमिक है, जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, जो कर्व है वो क्या होगा, नॉन ओमिक। प्योर मेटल तो आपको एग्जांपल से भी याद है, ये दोनों तो एग्जांपल भी याद रहेगा तो भी आप बोल दोगे क्या है, ओमिक है, ओमिक है। इसका रीजन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन या ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इट इज स्ट्रेट लाइन, ये तो एक्सिस से ऑरिजिन से ही पास कर जा रहा है, एक्सिस से पास स्ट्रेट लाइन है और ऑरिजिन से पास नहीं करेगा तो भी उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। इस केस में तो एक्सिस से ही पास कर रहा है, गुड लक है। ये दोनों कर्व है तो ये लोग ऑफ कोर्स ओमिक कंडक्टर्स नहीं होंगे। ओके, अब देखो, हाँ अब देखो यहाँ पे लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो जब लोग रेजिस्टेंस पढ़े थे, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए हमने पढ़ा था, तो ये ही वाला टर्म को हम लोग दो वर्ड कहते हैं, या तो उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं या रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं। आपको ये समझना है जिस तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड करता था लेंथ पे, एरिया पे, रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करता है कोई चीजों पे। तो यहाँ पे मेंशन होगा कि रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। देखो ये किसपे, जिसपे मटेरियल उस पर डिपेंड करता है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर एंड डज नॉट डिपेंड। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। आप अगर कोई मटेरियल सपोज करो एक कॉपर ले रहे हो 1 मीटर लंबा, या एक कॉपर का लेंथ ले रहे हो 10 मीटर लंबा, दोनों का रेसिस्टिविटी सेम होगा, रेसिस्टेंस दोनों का डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट होगा ही होगा, और दोनों का रेसिस्टिविटी सेम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बड़ा कर दो, इसका भी क्रॉस सेक्शन बड़ा कर दो, इसके बाद भी रेसिस्टिविटी सेम होगा। तो ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस पे रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ओके, यही इस फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो आपके आईसीसी बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज सुपर कंडक्टर्स। तो देखो इतना रेजिस्टेंस हम लोग पढ़े, सुपर कंडक्टर का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है ऐसा सब्सटेंस जो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर ही ना करे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। ऐसा पॉसिबल है क्या, पॉसिबल भी है क्या, या इनफिनिट कंडक्टेंस, बिल्कुल पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, कोई आपसे पूछ दे तो आपको ये बोलना है एट वेरी लो टेम्परेचर। यहीं पे यहाँ पे मैंने लिखा है एट वेरी लो टेम्परेचर, देखो हाँ, एट वेरी लो टेम्परेचर्स। जब भी कोई सब्सटेंस बहुत उसका टेम्परेचर घटा दोगे, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी घटता है, ये भी आपको सीखने मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, एकदम घट के लगभग जीरो हो जाता है। ठीक है, उसका एग्जांपल है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल क्या है, मरकरी। मरकरी को देखो 1 to 2 केल्विन, ये सेल्सियस नहीं है केल्विन है, सेल्सियस में चेंज करोगे तो ये बहुत कम आ जाएगा, एक केल्विन है या 7.25 केल्विन, ठीक है, तो सेल्सियस से चेंज करोगे तो माइनस में आ जाएगा। और एग्जांपल है मरकरी 4 to 2 केल्विन के बीच में एक सेमी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, या फिर नायोबियम बिलो 9.2 केल्विन। तो दोनों एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, आपको याद यही रखना है कि इसका जीरो रेजिस्टेंस होता है एट वेरी लो टेम्परेचर्स। ठीक है, इसका अभी भी इस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अभी देखो इसका यूज तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, आपको पता है कॉमन यूज तो इसका हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जहां रहते हैं वहां पे इतना लो टेम्परेचर तो पॉसिबल है नहीं, तो इसका यूज अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये रिसर्च का बहुत बड़ा एरिया है, आप लोग बड़े हो रिसर्च करें। तो जब अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसका एक पॉसिबल एप्लीकेशन ये हो सकता है कि देखो कंप्यूटर का साइज छोटा हो जाएगा, अगर जिस दिन ये रिसर्च का जिस दिन ये हो गया, फ्यू सेंटीमीटर में कंप्यूटर हो जाएगा, या पावर लाइंस देखो कितना छोटे हो जाएंगे, थिन एज पॉसिबल, जितना थिन, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं उसमें, जितना थिन यूज करेंगे उतना मेटेरियल बचेगा। तो यही इसका पॉसिबल फ्यूचर एप्लीकेशन हो सकता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू ऑल।